हेलो साथियों जय हिंद आप सभी को। साथियों आप सभी का स्वागत है डेडिकेटेड सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म पे। साथियों आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि सर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक दे दीजिए जिससे हम ये समझ पाएँ कि क्या हम ARO का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या हमारी प्रिपरेशन सही चल रही है या नहीं चल रही है। तो साथियों अगर आप कहीं से भी ARO के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये महत्वपूर्ण टॉपिक कुछ दिए जा रहे हैं। अगर आप लास्ट इधर 10-12 दिनों में अगर आप इन टॉपिकों को एक बार चेक कर लें, अगर आपके ये सारे टॉपिक क्लियर हैं तो आप मान करके चलें कि आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सब आपके क्लियर हैं, बस उनको आपको रिवीजन करना है। अगर साथियों आपको नहीं पता है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है तो आप एक बार इस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो से हेल्प लेकर के आप इन टॉपिकों को साथियों तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार साथियों आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें। आप लोगों के कहने पे मैंने यहाँ पे आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का ये सीरीज बना दिया है और अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लोग एक रिव्यू अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में दें और आगे की तरफ ज़रूर शेयर करेंगे। साथियों जैसे कि अगर आप थोड़ा सा हम लोग वीडियो को कम टाइम में ही कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा हम लोग फटाफट यहाँ पे करते हैं। जैसे साथियों देखिएगा इतिहास जो है, इतिहास अपने आप में एक बहुत बड़ी आप देखेंगे तो चैलेंजिंग पॉइंट आ जाता है इतिहास को लेकर के कि इतिहास को बच्चे सोचते हैं कि कैसे तैयार करें। तो इतिहास में साथियों आप सभी लोगों ने देखा होगा कि इतिहास में 3 सेगमेंट होते हैं। प्राचीन इतिहास होता है, मध्यकालीन इतिहास होता है और आधुनिक इतिहास होता है। और इतिहास में अगर हम टोटल प्रश्नों की संख्या देखें तो टोटल प्रश्नों की संख्या आप मान करके चलो कि 15 से 20 के करीब में रहते हैं। ऐसे में साथियों आप देखोगे तो इतिहास के प्रश्न इतने टफ भी आ जाते हैं कि अगर आप पीएचडी भी कर रखे हो हिस्ट्री में तो आप देखोगे कि टोटल क्वेश्चन आप सही नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए साथियों आपको इतिहास के लिए सबसे जो वेरी फोकस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो आपका है कौन सा, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट एरिया आपका क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक ना, मॉडर्न हिस्ट्री में साथियों जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं मॉडर्न हिस्ट्री को आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हें आप देख लेंगे। अगर आप देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे देखिएगा साथियों कि कंपनियों का जो आगमन आया, उनके क्रम को, उनके क्रोनोलॉजी को आप देख लीजिएगा और साथ ही साथ इनके स्थापना का क्रम, इनकी पहली फैक्ट्री, याद रखिएगा कंपनियों की पहली फैक्ट्री को बस आपको ध्यान रखना है। और बंगाल इनके लिए महत्वपूर्ण होता है, तो बंगाल में इन्होंने अपना पहला कदम कहाँ कहाँ पे या फैक्ट्री क्या रखा था, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। उसी तरीके से साथियों हम आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य थे, आप देखेंगे उसमें मैसूर भी था, बंगाल भी था, अवध भी था, लेकिन खास करके साथियों आपको फोकस करना है बंगाल और अवध पे। बंगाल में याद रखिएगा यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको क्रोनोलॉजिकल टर्म्स याद करने हैं। क्रोनो याद रखिएगा, थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे दिख नहीं रहा हो, क्रोनोलॉजिकल टर्म्स मतलब कि किस शासक के बाद कौन सा शासक आया, ये बंगाल वाला आपको पूरा तैयार करना है और इसी के आधार पे आप पलासी, बक्सर, इन सारी चीज़ों को देखते चलोगे। अवध के भी शासकों का एक क्रोनोलॉजी साथियों आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। मैं एक मोटा मोटा रिव्यू दे रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से इसको देख लेना है। फिर साथियों आप देखेंगे कि 3 कर्नाटक के वार हुए थे, इन 3 कर्नाटक के वार के बारे में देख लेना है और इनके जो संधियां हुई थी, जो महत्वपूर्ण संधियां थी। अभी आप देख रहे हैं कि घटना चक्र की जो मैं 80+ वाली क्लास करा रहा हूं, उसमें मैंने कर्नाटक के वार के ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद कराने का भी प्रयास किया था, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो कर्नाटक के 3 जो वार हुए थे उनको आप देख लेंगे। आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, ये ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है आपके किसमें, तो ये आप देखोगे मॉडर्न इंडिया में। यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देखोगे कि युद्धों के बारे में कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मराठा, ऐसे मिक्स करके दे देते हैं और आगे उनके ईयर दे देते हैं। ईयर इनके आपको यहाँ से तैयार कर लेने हैं, याद रखिएगा इनके ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ किससे वो युद्ध हुआ था और उस टाइम पीरियड पे आपको ये ध्यान रखना है साथियों कि कौन गवर्नर था या गवर्नर जनरल था, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर आप आगे साथियों, आप जैसे लूसेंट मैं क्यों कहता हूँ लास्ट टाइम में पढ़ने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे एक ही जगह पे सारे गवर्नर्स, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में दे दिया गया है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट आपके गवर्नर जनरल रहेंगे उनको आपको देख लेना। जैसे मान लो आप देखोगे कि रॉबर्ट क्लाइव ने कुछ इंपॉर्टेंट काम किया, फिर आप देखोगे कि वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए, उनको आपको देख लेना है। फिर इसी तरह से करते हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा, फिर आप देखोगे कैनिंग हो जाएगा, फिर आप इसी तरीके से 1947 तक जो भी आपके गवर्नर रहते हैं उन
सभी को आपको उनके जो इम्पोर्टेंट हैं उनको देख लेना है। 1857 की क्रांति, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है पूरे इंडिया में जहाँ पे एक क्वेश्चन 1857 की क्रांति से साथियों ना पूछा जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखेंगे 1857 की क्रांति की एक रूपरेखा तैयार करेंगे। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे साथियों कॉन्सेप्चुअल तरीके से कहानी के माध्यम से चीज़ों को तैयार करिएगा। अगर आपको चीज़ें नहीं तैयार हो रही तो हिस्ट्री और सारे सब्जेक्ट में आपको घटना चक्र के पीपीटी के माध्यम से आपको सारी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे आकर के उस क्लास को आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको बड़ी मदद मिलेगी। तो यहाँ पे किसने कहाँ कहाँ से नेतृत्व किया था, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, कई बार पूछा जाता है। फिर साथियों देखोगे आप अन्य जो जन आंदोलन होते हैं जैसे कूका आंदोलन, अहोम विद्रोह, नीर विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे हर वर्ष रिपीट करते हैं। साथियों ये तो आपको कुछ एक बेसिक से इन्फॉर्मेशन आपको देख लेना है हल्का हल्का इनके बारे में, लेकिन मेन फोकस साथियों आपको कहाँ पे करना है, मेन फोकस वाला जो एरिया है वो मेन फोकस एरिया है ये वाला, इसीलिए मैंने इसको इम्पॉर्टेंट कर दिया। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, आप देखोगे कि आईएनसी हम कर दे रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, यहाँ से आपको चीज़ों को उठाना है। और याद रखिएगा साथियों स्वतंत्रता तक आपको ले जाना है सारी चीज़ों को क्रोनोलॉजिकल टर्म में। याद रखिएगा आपके एग्जाम में जितने भी क्रमानुसार क्वेश्चन पूछते हैं, क्रमानुसार जिसमें आपको क्रोनोलॉजी सेट करना होता है, वो 1885 से 1947 के बीच का होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो आप जब 1885 से 1947 के बीच के घटनाक्रम को पढ़ेंगे तो ईयर वाइज आप पढ़ेंगे, ईयर वाइज, क्योंकि अब आपने मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आपने सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया। तो ईयर वाइज जैसे 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, 86 में क्या हुआ, 87 में क्या हुआ, ऐसे करते हुए 1947 तक आप आएंगे तो आप देखेंगे आपकी यहाँ से क्रोनोलॉजिकल टर्म्स वाले क्वेश्चन जो 2-3 पूछे जाते हैं वो एकदम बिल्कुल आसान से आपके सही हो जाएंगे। अगर साथियों आप ये खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप मॉडर्न इंडिया की वो जो मैं क्लास ले रहा हूँ घटना चक्र की 80+ वाली क्लास, तो वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें गाइड कर रहा हूँ। बाकी साथियों अगर आप मध्यकालीन देखना चाहते हैं, प्राचीन देखना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो मैं इसे कहूँगा कि आप इसे चाहें तो निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन निगलेक्ट करना भी साथियों अपने आप में बेवकूफ़ी है। क्योंकि अगर यहाँ से अगर मान लो कि 2 प्रश्न प्राचीन से पूछे, 2 प्रश्न मध्यकालीन से पूछे, तो भी आप इतने जो टॉपिक हैं ये टॉपिक आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे मान लो सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध और जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल, विजयनगर साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जब आप देख लेंगे तो यहाँ प्राचीन काल में जो भी स्थापत्य कला थे, साहित्य कला थे, साहित्यकार हुए, इनके बारे में आप मोटा मोटा देख लेंगे, लूस एंड सफिशियंट है इनके लिए। वहीं पर आप देखेंगे साथियों तो मध्यकालीन में आपको देखना है तो गजनवी और गोरी के बारे में आप देख सकते हैं। सल्तनत काल के 5 वंश जो आपके आए, गुलाम वंश आया, फिर आप देखना खिलजी वंश आया, सैयद वंश आया, लोदी वंश आया, फिर बीच में आपने तुगलक वंश जो में से छूट गया था। ये 5 वंश को आपको देख लेना है, इनके प्रमुख थोड़ा सा आपको इनकी क्रोनोलॉजी तैयार कर लेनी है इनके राजाओं की, ये ध्यान रखेंगे। मुगल काल में भी आपको यही करना है, क्रोनोलॉजी तैयार कर लेना है और इंपॉर्टेंट चीज़ों को बस आपको थोड़ा बहुत जो आपके जैसे अकबर हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा, फिर आप देखेंगे बाबर हो जाएगा, इनके महत्वपूर्ण युद्धों को, लड़ाइयों को ये ध्यान रखना है। बाकी साथियों आपको सल्तनत और मुगल काल का जो स्थापत्य कला, साहित्य का जो आप देखेंगे घटना चक्र में जो आपको ये PYQ क्वेश्चन दिए गए हैं, इतना बस देख लेना सफिशिएंट है। सिखों के बारे में थोड़ा सा देख लेना, मराठा के बारे में देख लेना, मराठा में खास करके साथियों पेशवा के बारे में देख लेना, आराम से आपकी चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी। ये रहा आपका हिस्ट्री का एक संक्षिप्त जो आप इस 10 दिन में आप अपने आप को जांच सकते हो कि भाई आपकी तैयारी कितनी है, शानदार तरीके से चल रही है तैयारी की नहीं। अगर आप इनमें से कोई भी एक टॉपिक मिस कर रहे हो तो याद रखना आप एग्जाम में बिल्कुल बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करने जा रहे हो। उसी तरीके से साथियों हम सामान्य विज्ञान के बारे में देखते हैं। साथियों देखिएगा अभी हमारे पास माइक नहीं आया है और इस वजह से आप देखेंगे साथियों कि थोड़ा सा आपको कुकर की आवाज़ और भी बहुत सारी आवाज़ हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि माइक में क्या होता है कि नॉइज़ कैंसिलेशन होता है। तो मैंने सोचा कि भाई माइक का मैं वेट करूंगा तो आपकी चीज़ें छूट जाएंगी, आप लोग जल्दी जल्दी इसको साथियों देख लेंगे, ठीक है ना। अगर साथियों आप देखेंगे, ये देखिएगा अगर आप RO में दे रहे हैं तो RO के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। अगर इस कंटेंट को आप UP PCS के लिए फॉलो करेंगे फिर भी आप देखेंगे वहाँ के लिए भी ये बहुत एक तरीके से रामबाण कारगर साबित होगा। सामान्य विज्ञान में साथियों आपका 3 सेगमेंट होता है, जीव विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान होता है, भौतिक विज्ञान, मतलब कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स होता है। आपको बायोलॉजी में कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी है। यहाँ पे साथियों आपको यहाँ पे बस एक ध्यान क्या देना है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी करना ही नहीं है, जैसे यहाँ पे आपको समझने का बस प्रयास करना है।
आपको बायोलॉजी में कुछ नहीं करना है, जैसे आप बायोलॉजी की उपशाखाएं हैं कि कौन कौन सी शाखाओं का संबंध किससे है, ये आप घटना चक्र से कर लो। कोशिका के बारे में आप देख लो कि कोशिका की खोज किसने की, कोशिका के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ों को देख लो। आनुवांशिकता से संबंधित चीज़ों को देख लो। जैव उर्वरक के बारे में हमेशा पूछा जाता है, ये देख लो। पाचन तंत्र मेरे प्यारे साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको व्यवहारिक तौर पे पूरा तैयार कर लो। मैंने टॉपर्स विद मानस प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ा रखा है, यहाँ पे भी मैं फिर से अगेन अभी साइंस आपको कराऊंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा। श्वसन तंत्र वेरी इंपॉर्टेंट है। परिसंचरण तंत्र जो आपकी ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में परिसंचरण तंत्र होता है। उत्सर्जन तंत्र आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पौधों में जो संबंधित हार्मोन होते हैं वो पूछा जाता है, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है साथियों। फिर आप इसी तरीके से देखेंगे जो भी बैक्टीरियल वायरस डिजीज जो रोग हैं, बैक्टीरियल जनित जो रोग हैं, फंगी जनित जो रोग हैं, प्रोटोजोआ जनित जो रोग हैं, वंशानुगति जनित जो रोग हैं, ये सारे रोग से संबंधित आप देखेंगे 1 से 2 प्रश्न आपके हमेशा हर वर्ष रिपीट होते हैं। ठीक है ना। विटामिन को एकदम अच्छे से तैयार कर लेंगे, विटामिन से 2 प्रश्न आप देखेंगे साथियों हमेशा हर वर्ष आपको मिलते हैं। अभी मैं आपको जब 2023 का पेपर फिर 2021 का पेपर, ऐसे मैं जब पेपर 10 साल का कराऊंगा तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो इन टॉपिकों से बहुत सारे क्वेश्चन साथियों पूछे गए हैं। बाकी साथियों आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए घबराना नहीं है। आप देखोगे कि यहाँ पे आपको घटना चक्र और को केवल फॉलो करना है, और घटना चक्र में आपको उन्हीं क्वेश्चनों को बस फॉलो करना है जो व्यवहारिक हैं, जिनमें आप देखो कि यूपी पीसीएस और आरओ में ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। जैसे आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री में पूछ लेता है कि भाई अगर बर्फ़ को अगर गिलास में डाल देते हैं तो बर्फ़ पिघलेगा तो पानी बढ़ेगा या घटेगा, फ्रिज को खुला छोड़ दें तो ऐसे में कमरे का तापमान क्या होगा। फिजिक्स में आप देखते हैं आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, बिजली कैसे तड़कती है। इस तरह के जो व्यवहारिक प्रश्न साथियों, इन पे जो आप पीवाईक्यू देख रहे हैं घटना चक्र के, उन पे कमांड बना ले, आपका बहुत शानदार तरीके से चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ठीक है ना। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, संविधान एवं राज्य व्यवस्था को। सबसे पहले तो साथियों अगर आप इसमें देखिएगा संवैधानिक विकास आपको देखना है, उसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का प्रावधान देख लेना, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1909 का मार्लिमेंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और 1935 का भारत शासन अधिनियम। इतना ही बस देखना साथियों, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से बहुत सारे प्रश्न नहीं पूछे गए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एरिया पूछे गए। जैसे 73 में क्या हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। फिर आपने देखा कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। 13 में क्या हुआ, 1813 में तो आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार भारत के साथ समाप्त किया गया। 33 में क्या किया, 33 में इसका पूर्ण एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन पद्धति मिली। 1919 में आपने देखा कि केंद्र प्रांतों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था लगाई गई। 1935 में आपने देखा कि किस तरीके से केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। ये सारी बातें यहाँ पे साथियों आपसे पूछी जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा साथियों मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, अभी मेरे पास माइक नहीं है, पता नहीं कौन ये महोदय हैं जो इतना आप देख रहे हैं कि सीटी बजाए जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग प्लीज़ सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि सर आपकी आवाज़ धीरे आती है। ठीक ना। ये जब आप देख लेंगे तो इसमें आपको बहुत माथापच्ची नहीं करना। ये प्रमुख आपको एक्ट देखने हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया देख लेना है, संविधान में कौन कौन से सोर्स कहाँ से लिए गए थे ये देख लेना है। संविधान के 22 भाग साथियों आपको एकदम जबान पर रटे होने चाहिए। वर्तमान में तो ऐसे 25 हैं, सब कैटेगरी को लेकर के पूरे 25 भाग रट जाइएगा। अनुसूचियां आपको साथियों जो आपकी 12 अनुसूचियां एकदम तैयार होनी चाहिए। ये 12 अनुसूचियां देख लेना एकदम बढ़िया से, क्योंकि अनुसूचियों से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। जैसे अभी आपने लोगों ने देखा होगा कि 2023 आरओ का जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें अनुसूची 6 के बारे में आपसे पूछा गया था, जिसमें आप देखेंगे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजाति होते हैं उनके बारे में विशेष प्रावधान की बात की गई है। तो ये आप देखोगे यहाँ से आपसे हमेशा प्रश्न रिपीट करते हैं। प्रस्तावना उद्देशिका के बारे में भी साथियों आपको देख लेना है। प्रस्तावना उद्देशिका के बारे में हमेशा आपसे यहीं से इतने आसान से प्रश्न घुमा दिए जाते हैं कि आप यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रस्तावना उद्देशिका को अच्छे से पढ़ लेना है। मूल अधिकार तो वेरी इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार एक प्रश्न कंफर्म है। डीपीएसपी का मतलब होता है साथियों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको आप कहते हो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आपको तैयार कर लेना। मूल कर्तव्य को अच्छा किस तरीके से तैयार करना है। जैसे देखो मूल कर्तव्य आपके टोटल 11 हैं, इन 11 मूल कर्तव्यों को बस बार बार आपको पढ़ लेना है, रटने का प्रयास मत करना। जब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है, कौन मूल कर्तव्य है, तो ऐसे में जब आप उसको समझ करके पढ़े रहोगे, 2-4 बार रिवीजन किए रहोगे, तो आप देखोगे बहुत शानदार तरीके से आप वो एलिमिनेट कर लोगे। फिर आप देखोगे साथियों राष्ट्रपति आपको देख लेना है। ठीक है ना। राष्ट्रपति को देख लेना। राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसकी नियुक्ति करता है, कैसे राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ये सारी चीज़ें देख लेना। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार कैसे होता है, संसद, लोकसभा, राज्यसभा कैसे काम करती है, संसदीय समितियाँ कैसे काम करती हैं, महान्यायवादी, महाधिवक्ता जो राज्यों में होते हैं ये कैसे काम करते हैं, नियंत्रक
महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, इनकी ये मतलब टोटली आपको पूरा देख के जाना है। न्यायपालिका में आपको देख लेना है कि कैसे सर्वोच्च न्यायालय काम करता है, कैसे हाईकोर्ट काम करती है। पंचायतों के बारे में आपको एक पॉइंट तो यहाँ से याद रखना है, पंचायतों में आप सब पढ़ना, लेकिन यहाँ पे क्रमानुसार वाले क्वेश्चन जरूर देख लेना कि पंचायत किसकी किसकी सिफारिश पे क्या क्या पंचायतों के लिए निर्णय गया है। जैसे बलवंत राय मेहता ने कहा त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए, अशोक मेहता ने कहा कि द्विस्तरीय पंचायत होनी चाहिए। तो इनकी क्रोनोलॉजी जरूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अच्छा अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर आपने तो लिख दिया कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अब ये हम क्या करें? तो अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 80 तक आपको सारी चीज़ें याद रखिएगा साथियों, याद होनी चाहिए, ये याद होना चाहिए। इस पर मैं एक वीडियो ले आने वाला हूँ जिसपे महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैं आपको आजकल में कंप्लीट करा दूंगा। तो अनुच्छेद 1 से 80 तक एकदम आपके जबान पर रटा रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने ये रट रखा है तो आप देखेंगे आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। संवैधानिक संस्था मतलब कि जो ऑलरेडी संविधान में संस्थाएं बनाई गई थी, जैसे वित्त आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, ये निर्वाचन आयोग हो गया, इस तरह के जो संवैधानिक संस्थान हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, सदस्य कितने होते हैं, ये सारी बातें आपको यहाँ से साथियों देख लेना है। और भी जो मिसलेनियस कुछ एक दो चीज़ें वैसे छूट तो नहीं रही हैं, आपको उनको साथियों देख लेना है। ओके, इसी तरीके से जब हम भूगोल की बात करते हैं, भूगोल में आप देखोगे भारत का भूगोल होता है, विश्व का भूगोल होता है। भारत के भूगोल में साथियों अब यहाँ पे देखो, आपको जब भूगोल करना है तो मैप जरूर रखना है। मैप के आधार पे आपको यहाँ पे विजुअलाइजेशन करना है, बस चीज़ों को देखना है, आपको रटना नहीं है। तो क्षेत्रफल विस्तार, सीमावर्ती देश, पर्वत चोटियाँ, दर्रे, ग्लेशियर, पठार, और आप देखेंगे जो तटरेखा है, अपोहा तंत्र का मतलब भारत की जो नदियाँ हैं, ये सारी चीज़ों को आपको देख लेना है। फिर आप देखेंगे भारत में जलवायु कैसा है, मिट्टियाँ कैसी हैं, भारत में नदियों पर जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई हैं इन्हें देख लेंगे। फिर अनुसंधान केंद्र आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछ लिए जाते हैं। तो कोशिश करिएगा कि इंडियन ज्योग्राफी की आपको इस समय पे जितनी भी चीज़ों को पढ़ें वो मैप पे देखते हुए पढ़ें। उसी तरीके से साथियों विश्व के भूगोल में मैंने आपको स्टैटिक पॉइंट कुछ लिख दिया है, जैसे कि आप देखेंगे कि विश्व में पर्वत, पठार, चोटी जो इंपॉर्टेंट है, भूकंप कैसे आता है, ज्वालामुखी, लोकेशन अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे करना है। राजधानी आपको याद रख लेना है, जो विश्व के बहुत इंपॉर्टेंट देश हैं उनकी राजधानियाँ किस नदी के किनारे हैं, वो महत्वपूर्ण नदियाँ देख लेना है। घास के मैदान हमेशा देखते हैं, आपसे पूछता है प्रेरीज, पंपास, वेल्ड, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। लोकेशंस वाले में आपको किस तरीके से तैयार करना है, ये आपको पूरा का पूरा करंट बेस तैयार करना है। जैसे मान लो करंट में आप इंटरनेशनल की बातों को पढ़ रहे हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है, तो वहाँ के लोकेशंस को तुरंत आपको मैप पे देख लेना है। बस आराम से आप देखोगे यहाँ से आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन करंट मैपिंग से जोड़ करके आपसे पूछ लिए जाते हैं। याद रखिएगा साथियों, इधर आप देखेंगे तो एक वर्षों से आप देखेंगे तो ब्रह्मांड वाला एरिया जो कभी पूछा नहीं जाता था, 10-12 वर्षों से एकदम बिल्कुल निगलेक्ट किया जाता था, ये अब धीरे धीरे एग्जामिनर पूछने लगा है। तो थोड़ा बहुत इनके बारे में देख लेंगे, ग्रहों के बारे में थोड़ी सी उनके क्रोनोलॉजिकल टर्म्स को जरूर देख लेंगे, ठीक ना। फिर आइए आगे चलेंगे तो अब अगला जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में आप देख लेंगे कि पारिस्थितिकी क्या होता है, जैव विविधता क्या होती है, कैसे जैव विविधता का ऊंचाई पे जाने पे ह्रास होता है, नीचे कैसे जैव विविधता होती है, सारी चीज़ें, हरित गृह प्रभाव क्या है, ओजोन संरक्षण, जो भी महत्वपूर्ण अधिनियम, जैसे आपने देखा होगा वन्य संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, हाथी अधिनियम कब आया, ये सारी चीज़ें, जैसे आपने देखा होगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये जो आपके कुछ संस्थान है अधिनियम ये आप देख सकते हैं। जैवमंडल रिजर्व अभ्यारण्य देख सकते हैं आप, प्रदूषण से संबंधित देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे भी जैवमंडल अभ्यारण्य वगैरह को मैप पे कर लेना है, ठीक ना। मैप पे आप कर लोगे। अगर आप इसके लिए देखेंगे साथियों तो घटना चक्र से अगर आप इन टॉपिकों को लास्ट टाइम में कर लेते हैं तो बहुत सफिशियंट है, आराम से आपका हो जाएगा। बाकी साथियों ये आपका हो गया कुछ महत्वपूर्ण जो आपको अभी लास्ट टाइम में देखना है। मैंने बहुत ज़्यादा डीप अभी नहीं दिया है, इतना आप कर लिए तो हो जाएगा। अच्छा, कृषिगत आंकड़े आपको देख लेने हैं, याद रखिएगा सबसे लेटेस्ट देखना है कृषिगत आंकड़े। कृषिगत आंकड़ों में आप लोगों ने देखा होगा साथियों कि जो अभी लेटेस्ट कई सारे कोचिंगों के आंकड़े आ गए हैं, वहाँ से आंकड़ों को देखिएगा। रटने का प्रयास नहीं करना है कि कौन प्रथम स्थान पे कौन द्वितीय पे, बस बार बार पढ़ना है, क्योंकि जब आप रटोगे तो चीज़ें याद नहीं होती हैं। ये जनगणना 2011 के ही अभी आपको देख लेनी है, तो यहाँ पे अधिकतर पहले तो आप PYQ देख लो, PYQ के आधार पर जनगणना को तैयार कर लो। मिनरल्स के भी रिपोर्ट आ गए हैं, वो भी आपको मेरे टेलीग्राम लिंक डेडिकेटेड सिविल सर्विसेज में मिल गया है, आप देख सकते हो। बजट आप देखोगे तो
साथियों यहाँ पे आपको भारत का बजट और यूपी का बजट दोनों देख लेना है। आप पीवाईक्यू जब देखोगे ना तो बजट में किस तरीके से क्वेश्चन वो पूछते हैं उस पर ही बस आपको ध्यान देना, बजट को रटना नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण आप देखेंगे, विभिन्न कोचिंग संस्थान पढ़ा रहे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। यूपी स्पेशल याद रखिएगा साथियों, ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ से आपसे 15 से 16 प्रश्न पूछे जाते हैं और आप पूरे प्रश्नों को सही कर सकते हैं मात्र और मात्र आप पीवाईक्यू के साथ। पीवाईक्यू अगर आपने कर लिया घटना चक्र का, आप कर ले जाएंगे। यूपी स्पेशल के अगर आपको करंट थोड़ा बहुत तैयार है, आप करंट से अपडेट हैं, तो आप देखेंगे यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। जैसे आप देखेंगे यूपी स्पेशल में एकदम बिल्कुल आउट है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इस तरह के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। करंट अफेयर आप सभी लोग तैयार कर रहे होंगे, 33 से 35 क्वेश्चन यहाँ करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे आपको इस प्लेटफॉर्म पे। मैं मेक आईएएस के 1500 MCQs सॉल्व करा रहा हूँ, बस थोड़ा सा माइक की वजह से भी आपको 2 वीडियो मैंने दे पाया है। बाकी आपको लंबी क्लास में कल माइक आ जाएगी तो मैं आपको पूरा प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप चाहें जहाँ से वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग में याद रखिएगा मैथ और रीजनिंग में आप देखेंगे कि मैथ में जैसे पाइप तथा टंकी को आप देख सकते हैं, ठीक ना। फिर मैथ में आप चक्रवृद्धि ब्याज के सिंपल से फार्मूले को देख सकते हैं, सिंपल ही क्वेश्चन आपसे आते हैं। रीजनिंग में आप देखेंगे ब्लड रिलेशन, दिशा ज्ञान, चतुर्भुज गिनना, त्रिभुज गिनना, ये क्लॉक वाले क्वेश्चन। फिर आप देखेंगे कि अगर पिछले महीने में इस दिन को रविवार था तो अगले महीने में इस दिन को कौन सा दिन होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। ये अगर आप इतने सारे क्वेश्चनों पे साथियों कमांड कर लिए तो आप देखेंगे इस लास्ट 10 दिन में आपको बस मुख्य यही फोकस करना है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पूरा पढ़ा है सिलेबस, लेकिन ये लास्ट जो 10 दिन आपके पास बचे हैं बस इतने पे साथियों काम कर लीजिए। आपका 100% मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे आपको 100% मैं चैलेंज देता हूँ। आप नहीं एग्जाम निकलेगा तो कहना, आप आकर के यहाँ कमेंट करना, लेकिन बस आप तसल्ली से दिल से यहाँ से मेहनत कर लो और इतने टॉपिकों पे तैयारी कर लो। अगर टेस्ट सीरीज में आप देख रहे हो कहीं यहाँ पे भी कोई भी आपका टॉपिक छूट रहा है तो इन टॉपिकों पे आपको क्या कर लेना है, अपनी कमांड बना करके साथियों जानी है, ठीक ना। तो ये आप लोगों की भारी डिमांड आ रही थी तो 20 मिनट में ये वीडियो क्लियर हो गया साथियों। आप सभी लोगों के लिए मैं रिवीजन करा रहा हूँ घटना चक्र 80+ वाली क्लास से, जिसमें हिस्ट्री मैंने दे दिया है और भी आगे क्लास जाएंगी। MCQs आपको मेक आईएएस के मिल रहे हैं, उसको भी प्यार से दीजिए। अगर आपको साथियों मेरा ये मेहनत अच्छा लग रहा है, आपसे लाइव सेशन भी मैं ले रहा हूँ, जिस लाइव सेशन में हम लोग रात में 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक ग्रुप डिस्कशन करेंगे आपस में, ताकि हम लोग आपस में क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक ना। इससे क्या होगा, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा इसी बहाने। तो साथियों अगर आपको ये सारे जो मेहनत है मेरी है अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को आगे की तरफ लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि अभी ये नया चैनल है तो थोड़ा सा ग्रोथ करना जरूरी है, तभी आप देखोगे कि डिजिटल बोर्ड वगैरह हम लगा पाएंगे, यूट्यूब सारी एलिजिबिलिटी हमें दे पाएगा। बाकी आप सभी को पता है कि हमारी क्लास टॉपर्स विद मानस प्लेटफॉर्म पे चलती है। यहाँ पे हम विदाउट चेहरा इसीलिए आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि मेरे पास अभी संसाधन नहीं है। तो थैंक यू सो मच साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने साथियों में इस वीडियो को, टेलीग्राम पे इस वीडियो को जरूर, आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं आप वहाँ पे शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, गुड नाइट।